हेलो बच्चों, एंजॉय फिजिक्स विथ ए के पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें, उसके बाद सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जो भी वीडियो निकलेंगी वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरी चीज कि आप पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वॉइस में इम्प्रूवमेंट करना है, वॉइस में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। पिक्चर में अगर इम्प्रूवमेंट करना है, पिक्चर में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। या फिर सिलेबस में आपको जैसे लगता है कोई टॉपिक छूट गई हो तो उस टॉपिक की भी कमेंट बॉक्स में चर्चा करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को मैं क्लियरली आप लोग एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। तो आइए, आज हमारा क्लास 10th का यह सेकंड पार्ट वीडियो है जो लाइट से रिफ्रैक्शन से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। हाँ, सीबीएसई के बैच के टोटल बच्चे ध्यान दें, और यहाँ तक कि हिंदी मीडियम में भी जो पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, वो भी बच्चे इसको ध्यान से देख सकते हैं। चूंकि मैं इस तरह का वीडियो ही बना रहा हूँ कि जिसमें कॉमन सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, आपका बेस फाउंडेशन मजबूत हो सके, ताकि कल को आप नेट, आईआईटी, ट्रिपल ई इस तरह के एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकें। अभी मैं कंसेप्ट पर चल रहा हूँ, कंसेप्ट के बाद आपको न्यूमेरिकल्स का वीडियो दूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएं। आइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि जो लाइट जो चलती है उसके मीडियम तीन होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक के साथ हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रांसपेरेंट में मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइट पास अक्रॉस थ्रू द मीडियम, बट when it comes to one medium to another medium, the speed of light varies from medium to medium. This variation, due to this variation, the light rays bends towards normal or away from normal. This phenomena is called refraction of लाइट। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया जी? कि जब जैसे मान लीजिए किसी भी मीडियम में लाइट हमारी यहां जा रही है, तो इसको लाइट एकदम डायरेक्ट ऐसे ही इसको इमिट करना चाहिए, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है। या तो यह लाइट यहाँ पे अगर नॉर्मल दे दी जाए तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, या नॉर्मल की ओर हो जाती है, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? यदि यह मीडियम और इस मीडियम का अंतर हो गया, जैसे वैक्यूम से अगर लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, क्लियरली एक वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और हम एयर में लाइट की स्पीड, और एयर के साथ वाटर में लाइट की स्पीड, ग्लास में लाइट की स्पीड में थोड़ा सा वेरी करेगा, अंतर करेगा। यही वेरिएशन के कारण, ड्यू टू दिस वेरिएशन ऑफ लाइट आइदर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस phenomenon is called refraction of light. When light rays incident from one medium to another medium, it bends, and this bending phenomena is due to the variation of the speed of light in one medium to another medium. This phenomena is called
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। अब आगे बात जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गई, या कंफर्म हो गया कि लाइट जो है कि आपका वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग होगी, एयर में लाइट की स्पीड अलग होगी, लेकिन वैसे वैक्यूम और एयर को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोनों को लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान के हम चलते हैं। चाहे वैक्यूम हो या एयर हो, हम उसको एक इक्वल अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं। लेकिन जब ही एयर के बाद हमको वाटर में अगर जाता है, चाहे कोई, यानी जब यह डेंसर मीडियम, जब जैसे यहाँ पर रेयर हो और यहाँ पर डेंसर मीडियम हो, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्लियर हो गया कि रेयर में स्पीड इसका ज्यादा होगा, डेंसर में स्पीड इसका घटेगा। तो क्या होगा जी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन वही जब यहां पर डेंसर हो और यहां पर एरर हो, तो जब ये लाइट रेज होगी, ये क्या करेगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही इसी दोनों फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में नियम स्नेल्स लॉ है। जैसे वो लॉ के बारे में मैं बता रहा हूं कि इंसिडेंट रेज, जैसे ये एक मीडियम से अनदर मीडियम में गई लाइट, यहां पे हमने नॉर्मल दे दिया, ये ऐसे हो गया। चाहे मान के चलिए कि ये इधर की ओर चला गया, रेयर डेंसर भी कंफर्म नहीं करा, तो मैं बता रहा हूं मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, यानी 1 मीडियम टू अनदर मीडियम। When light rays passes through one medium to another medium, then it bends, and this bending property is called refraction of light. तो पहला इसका लॉ कहता है इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रेज, और इस रेज को हम क्या बोलते हैं जी, रिफ्रैक्टिव रेज। रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव। जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट ट्रांसपेरेंट में, ऐसा भी है कि कुछ रेज रिफ्लेक्ट भी करती हैं। ये घटना, ये फेनोमेना आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो ये समझाया जाएगा कि टोटल रेज जो है आपका रिफ्रैक्ट ही नहीं करती है, कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट भी करती है। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस का जो वीडियो होगा उसमें समझेंगे। अभी क्लास 10th के स्टैंडर्ड का मैं बता रहा हूं। तो यह नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रेज all three lies on same plane, क्लियर हो गया, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ, यहां पे लिखेंगे द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन always be constant, always remains constant for same medium। ध्यान में रखिएगा, जैसे यहां पर एयर हो और सेम वाटर हमने ले लिया, चाहे वो रिफ्रैक्टिव रेज यहां आवे, चाहे वो रिफ्रैक्टिव यहां आवे, चाहे रिफ्रैक्टिव रेज यहां आवे, तो ये आई और आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट। कहने का मतलब
ये अगर हम ये एंगल बढ़ाएंगे, एंगल ऐसे करेंगे, तो ये इस आई के अनुपात में आर घटेगा या बढ़ेगा, यानी आई और आर का जो अनुपात जो हमारा होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे ही कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में किसी किसी किताबों में ईटा द्वारा डिनोट किया गया है, कुछ लोगों ने इसको म्यू द्वारा डिनोट कर दिया। तो म्यू म्यू इसको म्यू बोलते हैं, MEW म्यू। ये हो गया ईटा, ईटा द्वारा डिनोट कर दिया गया। किसी किसी किताबों में डायरेक्ट एन द्वारा ही डिनोट कर दिया गया है। तो इसमें चक्कर, ये कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो ईटा या म्यू द्वारा आप डिनोट कर सकते हैं, या यहां पर ये हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई साइन 30 डिग्री हो और यहां पर अगर मान लीजिए 20 डिग्री हो, फिर यहां पर अगर कोई यहीं पर एंगल देते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री हो, यहां पर उसी अनुपात में कोई डिग्री हो, जैसे यहां पे x हो जाए, x डिग्री हो जाए, यहाँ पे y डिग्री हो जाए, यहाँ पर a डिग्री हो जाए, यहाँ पे b डिग्री हो जाए, तो साइन x डिग्री अपॉन साइन y डिग्री विल बी इक्वल टू साइन a डिग्री अपॉन साइन b डिग्री इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है क्यों? सवाल ये भी उठता है क्यों होता है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। हम इतना बताए हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब इंटर करती है तो उसका स्पीड जो है या तो घटती है या तो बढ़ती है। तो क्लियरली है कि जब डेंसर मीडियम में जाएगा, घना मीडियम में जाएगा, सघन माध्यम में जाएगा, तो वहां उसकी स्पीड घटेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन जब डेंसर से और रेयरर में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, देखते होंगे अगर इधर से हवा आ रही है तो आपको ज़्यादा जोर से चलाना पड़ता है, एक बैक हवा रुक जाए आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब भी हम किसी डेंसर से रेयरर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और रेयरर से डेंसर की ओर जाते हैं स्पीड घट जाती है। तो यही सेम है कि वेन light rays passes from rarer to denser medium, the refractive rays bends towards normal. When light rays enters from denser to rarer medium, the refractive rays bends away from normal. That is द फैक्ट। अब क्यों, तब समझिए। जैसे मान लीजिए यह डेंसर मीडियम है और यहाँ रेयर मीडियम से हमारा लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होती है। साइन x डिग्री में साइन b डिग्री अपॉन कांस्टेंट। अब देखिए जब हम रेयरर से, ये मान लीजिए रेयरर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम, और यहाँ पर हो गया डेंसर मीडियम। लाइट रेज जब यहाँ पर चलती है तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस लाइट को सीधे यहाँ चला जाना चाहिए, लेकिन जब ही इसमें इंटर करती है इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है। तो स्पीड स्लो होने के कारण यह क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब ही अगर इस मीडियम को क्रॉस करती है वह सीधे इसके पैरेलल चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल रिफ्रैक्शन। यही लेटरल रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है,
तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब बात आ गई है तो रिफ्रैक्शन में समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्शन जब समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बाद में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा कर लें। तो रिफ्रैक्ट जो करता है ग्लास भी करता है। तब रिफ्रैक्टिव सरफेस की जब बात आएगी तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस। पहला हो जाएगा प्लेन सरफेस, प्लेन, और दूसरा होगा स्फेरिकल। फिर यहां पर भी समस्या वही यही स्फेरिकल। प्लेन की जो बात आई तो प्लेन में जो लाइट गई तो यहाँ पर केवल प्लेन की बात है, तो रेयरर और डेंसर वाली बात आ गई। या फिर अगर सीधा लाइट जो जा रही है सीधे जाएगी 90 डिग्री के एंगल, चूंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ उस क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, लेकिन स्फेरिकल में दो प्रकार की हो गई। कौन कौन सा हुआ? तो उसको कहते हैं लेंस, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं इसको। ध्यान रखिए, जब स्फेरिकल हो गया तो वह क्या कहलाया? लेंस कहलाया। तो स्फेरिकल लेंस में जब बात आई तो लेंस दो प्रकार के, एक हुआ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अभी तो देखिए स्फेरिकल कहा गया तो यही स्फेरिकल हो गया। यहां से हमने इसको काट दिया, यहां से हमने इसको काट दिया, ठीक है। दोनों को लेकर यहां पर हमने जोड़ दिया, यानी इसका बीच क्या ये हो गया, ये क्या कहलाया? कन्वेक्स लेंस। लेकिन वही अगर वही दोनों तरफ से अगर ऐसे कट गया, ये क्या कहलाया? कनकेव लेंस, ठीक है। इसको अगर देखा जाए, ये देखा जाए इस तरह से जो आकृति बनी हुई है, इसके आधार पर भी एक सर्कल तैयार होता है, इसके आधार पर एक सर्कल तैयार होता है। तो दो सर्कल तैयार हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 सी हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हो गए जी? 2 हो गए। इसमें भी अगर आके देखा जाए तो इसके आधार पर एक सर्कल तैयार हो गया, इसके आधार पर एक सर्कल तैयार हो गया, इसमें भी 2 सी हो गया। जब आप जाएंगे 12 में तो यह सरफेस टू सरफेस ना करके आपको सिंगल सरफेस पर भी समझाया जाएगा। सिंगल सरफेस पर भी आपको रिफ्रैक्शन समझाया जाएगा। जब आ जाएगा डबल सरफेस तो वहां पे दो प्रकार के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और उसके आधार पर समझाया जाएगा। तो अभी आपको ऐसे डबल पर ही समझना है। तो यहाँ पर आगे 10th क्लास में तो ध्यान देखिए, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दोगे, बिकॉज स्फेरिकल लेंस इज such types of lens in which it has two refractive surface, and according to the circumference of these two refractive surface the center is called center of curvature. This is because any spherical lens has two center of curvature, दो center of curvature, दो फोकस होंगे। अब क्यों? अगर लाइट हम इधर से पास कराएंगे फोकस इधर होगा, लाइट इधर से पास कराएंगे फोकस इधर होगा, इसमें लाइट इधर से पास कराएंगे फोकस इधर होगा, लाइट इधर से पास कराएंगे फोकस इधर होगा। आपने मिरर में जो देखा होगा तो कनकेव वाली जो स्थिति आई थी उसमें रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या थी? रिफ्रैक्टिव सरफेस रिसीड्स इनसाइड था। लेकिन यहाँ पे कनकेव में क्या हो गया? यहाँ भी रिसीड है, यहाँ भी रिसीड है। रिफ्रैक्टिव सरफेस एक्चुअली रिसीड है। और कन्वेक्स में क्या है जी? इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस बल्किंग है, आउटर की ओर, जहां से लाइट रे जाती है उधर की ओर बल्क किया हुआ है। यही दो चीज अंतर है। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में, थोड़ी सी चर्चा हो जाए, अच्छी बात है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहे, एक एक टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखते रहे, ताकि आपको जो कमी यहाँ महसूस होगी उसके लिए आप समय पर हमको कमेंट के द्वारा बताते रहेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस, सीधा बात है कॉनकेव लेंस, द स्फेरिकल लेंस विच रिफ्रैक्टिव सरफेस recedes in sides, लाइट रेज इधर से आ रही है, अगर लाइट रेज हमारी इधर से आ रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या है, रिसीड्स है, इनसाइड, इनवर्ड, या अपोजिट टू लाइट, या लाइट के दिशा में वो रिसीड की हुई। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखने की बात है, अगर दोनों को अगर बीच से बांट दिया जाए तो एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में ऑप्टिकल सेंटर का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, क्लियर हो गया कि यहां पर जब लाइट रेज आएगी, लाइट रेज आने के बाद यह इधर की ओर चली जाती है। तो जब इधर की ओर जाएगी तो यहां से क्या होगा जी, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर एक काल्पनिक फोकस बनेगा। जैसा कि इमेज का डिफिनेशन मैंने बता दिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये मैंने बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, the light rays coming from an object when it meets or pretends to meet at a point and forms an similar shadow as object, that is called image। तो इमेज क्या क्लियर हो गया? तो उसमें हम लेते थे पोल ऑफ मिरर, यहां पर हम क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ मिरर। तो तय है कि इसकी जब बात आएगी तो यहां पर जब हम चलेंगे, एफ हो गया, तो इसका भी तो चलेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, एफ डैश द्वारा डिनोट करते हैं। क्योंकि सामान्यतः एक्सपेरिमेंट में जब भी हम उपयोग करते हैं तो ये दोनों जो कर्व सरफेस है सेम फोकस वाला ही हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में। यह सामान्यतः ऐसा मिलता है, अलग अलग प्रकार के नहीं तो बाद में जाएंगे तो आपको मिलेगा कनकेवो प्लेन, कन्वेक्सो प्लेन मिरर, कनकेवो कन्वेक्स मिरर। ये 12 में जाएंगे तो मिरर की काफी, मिरर में भी और लेंस में काफी कनकेवो, कन्वेक्स, कन्वेक्सो, कनकेव, प्लेन कनकेवो मिरर, इस तरह के आपको लेंस इस तरह मिलेंगे, यानी ऐसे भी मिलेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये कन्वेक्सो प्लेन कहलाएगा। अगर वही या ऐसे करके दे दिया गया तो प्लेन कन्वेक्स हो जाएगा। फिर अगर आ जाते हैं ऐसे करके, यहां से ऐसे करके दे दिया गया तो कनकेवो प्लेन कहलाएगा। वही यहां पर अगर हो करके और ऐसे हो गया तो प्लेनो कनकेव कहलाएगा लेंस। तो इस तरह से आगे जाकर इसके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़े। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह फोकस क्या होगा जी, वर्चुअल फोकस होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहां पर रख देते हैं तो एक रेज की ये भी विचार करते हैं कि जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो यहां पर एक इमेज बनता है। यानी क्या बनेगा जी, इसमें इरेक्ट इमेज बनेगा और क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और किधर बनेगा जी, टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट बनेगा। किधर बनेगा जी, टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां पर इसको हम यहां पर 2f, इस सेंटर को लेकर चले तो f डैश हो गया, तो यहां पर 2f डैश हो जाएगा। अब यहां पर जो है हम जैसा कि जानते हैं कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, दो गुनी होती है। इसीलिए यहां जब भी चर्चा करेंगे हम f और 2f की चर्चा करेंगे और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तब हमारा आ गया कनकेव लेंस के बाद कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की जब बात आती है तो सीधी सी बात हो गई कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है।
तो ऐसा स्फेरिकल लेंस जिसके दोनों प्लेन, दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या हो जी, बल्गिंग हो, और इसके बीच से अगर हम इसको एक प्लेन लाइन दे देते हैं, यहां से हमारी लाइट जो जगई, ये क्या कहलाया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यानी इसके आधार पर ऑप्टिकल सेंटर, इसके दोनों का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहां से लाइट रेज पास कराएंगे, ये लाइट रेज पास करेगी तो तय है कि इधर की ओर मुड़ेगी, ये इधर लाइट पास करेगी, इधर की ओर मुड़ेगी। इस तरह से आपने इसमें और ये दोनों कनकेव और कन्वेक्स में आपने क्या अंतर पाया जी, तो दोनों ये एक डाइवर्ज कर रही है और एक कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है और डाइवर्ज कर रही है। कनकेव क्या करता है, कनकेव डाइवर्ज करता है, और कन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। लेंस की बात है, मिरर में ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ये कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। और यहां पर देखिए तो फोकस कहां हो गया, जिधर से लाइट आ रही है लेंस के दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में बनता है। लाइट इधर आ रही है, फोकस आपका इधर बना, लाइट इधर से जाएगी, फोकस आपका यहां बनेगा। तो ये फोकस होगा तो यहां पर मान लीजिए 2f, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इधर का f डैश मानेंगे तो ये हो जाएगा 2f डैश। ये तो हो गया। फिर इसमें थोड़ा साइन ऑफ कन्वेंशन की बात आती है। तो साइन ऑफ कन्वेंशन की बात आती है तो जैसे उसमें हम पोल ऑफ मिरर को पॉइंट ऑफ ओरिजिन मानते थे, ठीक उसी तरह यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन मानेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया ग्राफ का। जैसे या x हो गया या x डैश हो गया, या y हो गया या y डैश हो गया। इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो निगेटिव, ये निगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया। ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो निगेटिव। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह इसमें भी अब देखते चलिए। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है, तो देखिए इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे होता है, साइन ऐसा ही साइन ऑफ कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे होता है ये ध्यान देने की बात है। एफ यहां पर हो गया आपका कॉनकेव और यहां पर लीजिए कन्वेक्स। इसका फोकल लेंथ जब आएगी कनकेव में, तब कनकेव में हमेशा क्या होगा जी, माइनस होगा। कन्वेक्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें u की दूरी माइनस, यहां क्या होगा, माइनस। या v की दूरी क्या होगी जी, यहां हमेशा माइनस, या माइनस भी होगा, एक स्टेट आएगा यहां प्लस भी हो जाएगा। फिर आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, यहां हाइट ऑफ इमेज यहां पर पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या होगा, निगेटिव भी होगा और एक जगह पॉजिटिव भी होगा। यही आपका साइन ऑफ कन्वेंशन है। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय इस साइन ऑफ कन्वेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब आ गया इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। अब देखिए पहला स्थिति आती है when object is placed at infinite, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस का ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहां पर इसका मान लीजिए एफ डैश हो गया, यहां पर 2f डैश हो गया। और इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रही है, तो आने के बाद ये ऐसे मुड़ेगी, और इनफाइनाइट से जो जा रही है सी से ऐसे मुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा जी, इमेज जो बनेगा या एफ होगा
इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। रियल एट फोकस, यानी फोकस से थोड़ा सा स्लाइटली इधर या स्लाइटली उधर, इसलिए हम उसको जहाँ क्लियर इमेज मिल जाए उसको हम फोकस ही कहते हैं। जो आपके विद्यालयों में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट इसका कराया जाता है कि किसी चीज का फिगर हम ले आकर के एक पेपर पर ले आकर के दिखाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली वो क्या होता है, फोकस को ही ज्ञात करने की, जो जब फोकस, जब फाइंड आउट टू फोकस ऑफ एनी लेंस, देन वी हैव टू यूज सच टाइप्स ऑफ फिगर। यानी फोकस पर जो क्लियर इमेज प्राप्त होता है उसको हम फोकस कहते हैं, एकदम एट फोकस पर ही वो बनता है। और वेरी स्मॉल क्या बनता है जी, वेरी स्मॉल। क्लियर हो गया। और कहाँ बनता है जी, तो मिरर के दूसरे तरफ, मिरर के लेंस के दूसरे तरफ, सॉरी मिरर नहीं, मिरर बार बार आ जा रहा है, लेंस के दूसरी तरफ, यानी अदर साइड ऑफ लेंस। यानी अदर साइड कहने का मतलब सीधे बात हो गया कि ऑब्जेक्ट के साइड से अदर साइड की। दूसरी स्थिति आती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between infinite and 2f dash। ध्यान में रखिएगा 2f dash यानी वही हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के विथ रिस्पेक्ट टू। तब देखिए यहां पर क्या हो गया जी, यहां पर सीधी बात है कि देखते चलिए, ये आपकी लाइट यहाँ पे यहाँ पर मान लीजिए 2f डैश हो गया, यहाँ पर f डैश हो गया, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कि एक ऑब्जेक्ट जाने के बाद f से होकर गुजरेगा, और एक अब वो ऐसे रेंज पर विचार करते हैं जो आपके f और 2f के बीच में बनता है। तो इमेज कहाँ बनेगा जी, इमेज बनेगा रियल, और क्या होगा, इन्वर्टेड, और क्या होगा, स्मॉल होगा, लगभग हाफ इन साइज, अप्रोक्सीमेटली हाफ इन साइज हो गया। और कहां बनेगा जी, बिटवीन f एंड 2f हो गया, f एंड 2f। फिर आती है बात कि when ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। अब यहां पर सीधे देखिए, यहां पे when ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, 2f डैश पर हो, तब कहां बनेगा जी इमेज। तो देखिए ये जो है आपका यहां पर मान लीजिए 2f डैश हो गया, यहां पर f डैश हो गया, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट जाने के बाद एक f से होकर गुजरेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, जो यहां पर 2f पर बनाएगी इक्वल इन साइज। क्या बनेगा जी, इमेज। इमेज आपका बनेगा रियल, इन्वर्टेड, और क्या होगा, इक्वल इन साइज और एट 2f, दूसरे साइड में एट 2f पर। फिर जब हम आते हैं कि अब इस अगले टॉपिक पर कि व्हेन ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते हुए इमेज फॉर्मेशन की। तो अब व्हेन ऑब्जेक्ट, ये आपका थर्ड स्टेज था। फोर्थ स्टेज में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब एक बात चीज मैं बता दूं, बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं कि मिरर में मैंने व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस
अब एक लड़का कंफ्यूज हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। अरे भाई, कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु का जिसका हमें इमेज फॉर्मेट कर रहे हैं, उसका प्रतिबिंब हम निकाल रहे हैं, तो वस्तु कोई ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब चावल दाल सब्जी नहीं। आप लोग उसको चावल दाल लिया करके दाल वहां पे गिराइए, कहिए दाल चावल सब्जी को लगिए, कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट तो 3 प्रकार के हो गए। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between 2f' and f'। अब देखिए इस स्थिति में क्या हुआ, हमने कहा तो रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को हम इधर ले जा रहे हैं, इमेज कहां जा रही है, उधर की ओर जा रही है। क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट जो हमारा इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रहा है और उसका आकार बढ़ता जा रहा है। 2 चीजें हो रही है, क्या क्या हो रही है, पहला तो इमेज उधर जा रहा है और उसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, किसमें, तो कन्वेक्स लेंस में। अब यहां पर हो गया 2f' और यहां पर मान लीजिए कि f' हो गया, और मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये तो f से होकर जाएगा, और एक रेज ये जो जाएगी वो कहां मिलेगी जी। अब देखिए, बिटवीन इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड, larger than object, और between 2f and infinite क्लियर हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 हो गया, 5वां स्थिति में अब लेके 2f, अब f' पर हम पहुंचाते हैं। अब हम इसको f' पर पहुंचाते हैं, तब देखते हैं हमारी स्थिति क्या होती है। यानी आपने देख लिया कि हम ऑब्जेक्ट को जो इधर आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा इमेज इधर बढ़ रही है, इन्वर्टेड है और लार्जर होता जा रहा है, छोटा से, यानी फोकस पर था तो वेरी स्मॉल था, फोकस से आगे गया थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर 2f पर गया बराबर हो गया, 2f से गया और वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया। अब आ जाइए, when object is placed at f'। अब देखिए, जब f' पर इसको किया जाता है तो क्या होता है। यहां पर मान लीजिए हमारा f' हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, एक या तो तय f से होकर गुजरेगा, एक हमारा ए भी गुजरेगा। देखने में तो लगेगा क्या चीज, पैरेलल रेज है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक बहुत से, चाहे प्रदीप चाहे सब बुकों में लिख दिया कि पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। सवाल है कि पैरेलल होंगे अगर रेज तो मीट नहीं करेंगे, स्लाइटली तो अनपैरेलल जरूर है। तो यह जो है कि एट इनफाइनाइट में जाकर के यह मिलते हैं और एट इनफाइनाइट में मिलते हैं, ठीक है, या अब से होकर गुजरते हैं। क्या होगा जी, तो इमेज जो बनेगा वो सबसे पहले एट इनफाइनाइट, तो अनंत को तो ना हमने नापा है, ना अनंत को आप नापे हैं, ना अनंत को हम देखे, ना अनंत को आप देखे हैं, इसीलिए यहां से पैरेलल टाइप में रेज दिखाई देता है। लेकिन इन फैक्ट both rays are not parallel. If they are parallel, they do not intersect to each other. If they do not intersect to each other, how can image form? Because that intersection point gives the image of that object. So saying of parallel rays is not correct, but also in fact we can say because both rays meets at infinity, so we can say that parallel ray meets at infinity. अब तो समझ में आ गया। पैरेलल इसलिए कहते हैं, अगर पैरेलल ना दे तो बच्चे इसको एकदम सटा देंगे और जाके यहीं पर जाके दोनों को इंटरसेक्ट करा देंगे। चूंकि इंटरसेक्ट हमारा यह इधर करेगा ही नहीं, वो जब भी करेगा तो इनफाइनाइट में करेगा, ठीक है। इमेज एट इनफाइनाइट, रियल, इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड, और क्या बनेगा जी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी चीज, अब देखिए 6 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का सहारा लेकर, इसी फीचर का सहारा लेकर के माइक्रोस्कोप बनाया गया, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, ये टोटल जो चीजें हैं जो बनाई गई इसी फीचर्स के, ये कन्वेक्स लेंस के इसी फीचर्स का उपयोग किया गया 6 में, कि जब when object is placed between f dash and optical center O, ऑप्टिकल सेंटर O में रखा गया, तब ये देखिए उस परिस्थिति में ये जो लाइट जो रेज होती है वहां पे क्या बनता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फीचर का इसको इंपॉर्टेंट हर जगह लिख दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा करके डिस्टर्ब यही करता है आप लोगों को। यहाँ पर मान लीजिए एफ डैश हो गया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट जाने के बाद एक एफ से होकर गुजरेगा और एक तत्काल यहां से गुजरेगा। देखिए तो ये पैरेलल भी नहीं हुए, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, कहीं मीट करने का, इंटरसेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो यह इसी अपने सीध में चलेगा और यह अपने सीध में चलेगा, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट क्या बनेगा जी, एक इमेज तैयार होगा, जो कि इमेज जो बनेगा पहले बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा, और वर्चुअल बनेगा, आभासी। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल। और क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो आपका इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया। इमेज फॉर्मेशन के बाद हाँ, तो उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है कि हम जानते हैं कि जैसे कि मिरर फॉर्मूला होता है, उसी तरह लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला वो क्या होता है जी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है जी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर देखिए HO का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, जैसा कि हमने साइन ऑफ कन्वेंशन में इस चीजों को बताया भी था, ये प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ आपको 12 में करना होगा और उसमें भी कई तरह के आएंगे, चूंकि वहां पर आपको आ जाएंगे सीधे μ1 माइनस μ2 अपॉन r इज टू μ1 अपॉन u प्लस माइनस μ अपॉन v, इस तरह करके आपको प्रूफ करना होगा। तो वो तो खैर अगले चीज के लिए रखिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ही पढ़ना है। दूसरा चीज पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, तो द रेशियो बिटवीन height of image and height of object is called
लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, इट इज डिनोटेड बाई फिकेशन, इट इज डिनोटेड बाई एम। एम इजकल टू क्या हो जाएगा जी, एच आई बाई एच ओ, बराबर क्या हो जाएगा, v बाई यू। ठीक है, यही आपका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया और लीनियर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हो गया। तो जिसके चलते ये दो फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेंगे। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कहा था कि थोड़ा सा उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आपने अभी देखा या पहले पढ़ लिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या एन, यानी यही कांस्टेंट हुआ जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। थोड़ा सा देखा जाए, ये एक मीडियम से लाइट रेज ऐसे चल गई, ठीक है, यहां पे आई बना, यहां पे आर बना, ठीक है। यहां से हमने ये सीधा लिया, यहां से हमने 90 डिग्री का एंगल यहां पे ले लिया और ये यहां से आ गया 90 डिग्री का एंगल यहां पे ले, 90 डिग्री का एंगल यहां पर ले लिया। तो देखिए, तो साइन आई का मतलब क्या होता है, पी बाई एच। देखिए आई के सामने ए पी बाई एच, ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच, यही होगा। यह एच क्या होगा, मान लीजिए यहां पर यह टी समय में यह v1 वेग से यहां पर चल रही है, तो यहां से यहां तक आने में इसका कितना समय लगा, v1 इंटू टी, और t समय में यह क्या लगा जी, v2 इंटू टी लगा। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, अब ये जो चीज है, तो p बाई या p बाई h हो गया। तो इस तरह से हमने देखा गया। अब रह गई बात, हम जानते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं कि जैसे वेव होता है यहां से और यहां तक, ये यहां से लेकर के एक अप एक क्रेस्ट लेकर के और यहां तक जो गया, ये जो हो गया क्या कहलाएगा, वन वेवलेंथ कहलाएगा। तो वन वेवलेंथ ये कहलाएगा, ठीक है ना। यहां से जो ऐसे ऊपर से एक अप और एक डाउन, ये आपका क्या कहलाया, वन वेवलेंथ कहलाया। वेवलेंथ का मतलब क्या, ट्रेवल डिस्टेंस हो गया। तो उस तरह से देखा गया, तो देखा जाए तो ये n बराबर क्या हो गया, v1 बाई v2, v1 बाई v2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां ध्यान में रखिएगा, इसको अगर मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो x बाई क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, अब बाई y बटा v2 इंटू टी। दोनों का चूंकि वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ तो नहीं चेंज कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रही है, वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहा है। ये वेवलेंथ दोनों चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रही है। क्या हो जाएगा, x बराबर v2 इंटू टी बाई v1 इंटू टी, टी कैंसिल, v2 बाई v1 हो गया। तो उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे, कहीं कहीं दिया होता है a/g करके दिया होता है, या NAG दिया होता है। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन होता है कि व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम with respect to
एनी मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी कहने को NAG का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा एयर मान लीजिए आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे AG दिया एयर टू गैस, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा जी? AG कहलाएगा। तो मान के चलिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA हो गया और ये VG हो गया, तो ANG या इसको हम भी लिख सकते हैं NAG बराबर आपका हो जाएगा VA अपॉन VG हो जाएगा। फिर अगर हम लेते हैं कि अगर GNA, तो GNA या NGA तो हो जाएगा VG अपॉन VA। तो यहां पर देखिए तो यहां पे NAG इंटू NGA बराबर हो जाएगा VA अपॉन VG इंटू VG अपॉन VA। कट गया, क्या आ गया? 1 हो गया। इस तरह से हमने देखा कि अगर इसको टोटल मान लेते हैं, इसको मान ये जो इसको बराबर μ1 कह देते हैं और इसको μ2 कह देते हैं। μ2 अगर μ1 और μ2 को दिखाते हैं तो आप क्या देखते हैं जी? तो μ1 इंटू μ2 इज इक्वल टू 1, यानी μ1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/μ2 हो जाएगा। μ2 बराबर क्या हो जाएगी जी? 1/μ1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और थोड़ा समझने की बात आ गई। जब ये उठी है बात तो देखते चलिए। यानी हमने देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी उसमें जो डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा कोई दो चीज दिया हो तीसरा निकल सकता है, कोई दो चीज दिया हो तीसरा निकल सकता है, हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज आती है बात। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम समझ गए, तो इस तरह से न्यूमेरिकल जब आएगी तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इसको और हम न्यूमेरिकली समझाएंगे। तो चूंकि न्यूमेरिकल अभी सेशन चल नहीं रहा है, अभी कंसेप्ट केवल हम चला रहे हैं, तो आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। अब ये टॉपिक एक आता है, थोड़ा सा हमने पीछे जो छोड़ दिया है उस चीज को हम थोड़ा बता देना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यह डेंसर मीडियम हो गया, यह डेंसर मीडियम हो गया। हम जानते हैं कि रेयरर और यहाँ पे डेंसर, तो रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो क्या करता है? वो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, लेकिन जब वही डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो दूर भागता है। तो ऐसे ही मान लीजिए डेंसर से हमने इसको रेयरर पर भेजा, तो क्या होगा जी? ये नॉर्मल से दूर भागेगा। थोड़ा सा इस एंगल को और हमने बढ़ा दिया, तो ये क्या होगा जी? हो सकता है यहीं पर या ठीक 90 डिग्री का एंगल बना के चल दे, यानी जो सरफेस जो दोनों के बिटवीन सरफेस हो वो निकल जाए। तो नॉर्मल से जो ये जो एंगल होगा उसको हम आईसी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आपको दिया होगा, हिंदी वाले पढ़ने वाले ध्यान रखें, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जब क्रिटिकल एंगल, यानी देखिए तय है कि जब डेंसर से रेयरर की ओर जब जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर हम इस
रेज को थोड़ा सा और इधर करते हैं, थोड़ा सा और, एक ऐसी स्थिति आती है वो ठीक 90 डिग्री पर बेंड करके चला जाता है। एक ऐसी स्थिति है, फिर थोड़ा सा इससे अधिक कर दे, अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक कर दे तो क्या होगा जी, यह सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। किसी किसी किताब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा है, किसी किसी किताब में पूर्ण आंतरिक अपवर्तन भी लिख दिया है। तो खैर उसमें घबराने की बात नहीं है। ये तो क्लियर हो गया आपको, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो यह एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। एक मिरर में छोटी सी टॉपिक मैंने फिर छोड़ दिया था, जिस शब्द स्फेरिकल एबर्वेशन, स्फेरिकल एबर्वेशन, जो किसी लड़के ने हमको कहा कि सर स्फेरिकल एबर्वेशन के बारे में आपने नहीं दिया था, ये छोटा टॉपिक है जो पहले का थोड़ा सा। स्फेरिकल एबर्वेशन क्या होता है, जैसे कोई भी मिरर है, लाइट जो जाती है, जब इसका अपर्चर बड़ा हो तो कई जगह यह चमकीली दर कास्टिक बनाती है। क्या बनाती है? कास्टिक बनाती है, यानी एक फोकस पर फोकसित ना होकर के कई जगह चमकीली धारी प्राप्ति, परवलयाकार हमको प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल एबर्वेशन। और इसको दूर करने के लिए हम पाराबोलिक मिरर का प्रयोग करते हैं, ताकि वह चीज हो जाए, वह स्फेरिकल एबर्वेशन न हो। यहां तक कि लेंस वाले मामले में भी कई बार स्फेरिकल एबर्वेशन का शिकार आदमी हो जाता है, तो उसको बचने के लिए थोड़ा सा उसको पैराबोलिक करके लेते हैं। ठीक है। अब बाकी ह्यूमन आई, पहले इसका न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट्स चलेंगे। न्यूमेरिकल शॉर्ट्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और विस्तार से थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तक हम न्यूमेरिकली नहीं समझाएंगे तब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको अधूरा रहेगा। और न्यूमेरिकल तो इसके बाद आपको लाइट से न्यूमेरिकल सेशन चलेगा, इसके बाद वाला वीडियो। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को देखें, और जो कमी आ जाए, जो टॉपिक आपको छूटती हुई नजर आए, या जिस टॉपिक पर फिर नहीं समझ में आया हो, वो समझाने के बाद लास्ट में मैं उस टॉपिक को फिर रिवाइज करूंगा। ओके, थैंक यू, विथ बेस्ट ऑफ लक।